कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई मूर्ति। बहुत साल पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके पिताजी बहुत ही गरीब थे। वो मटके बनाने का काम किया करते थे। वो गरीब जरूर थे, लेकिन वो बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। सुबह जल्दी उठकर अच्छी वाली मिट्टी ढूंढकर लाना और दिन भर मिट्टी के मटके बनाना और उन्हें बेच आना, यही उनका जीवन था। एक दिन चंदू के बाबा सुबह जल्दी उठकर जंगल से कुछ मिट्टी उठाकर लाते हैं और उसी दिन चंदू अपने बाबा के साथ राजमहल में कुछ मटके लेकर जाता है। वहां जाकर चंदू महापूजा देखता है और अपने पिताजी से, बाबा, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने सारे फूल हैं यहाँ, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। भगवान की महापूजा चल रही है बेटा। हमारे राजा साल में एक बार देशवासियों के लिए पूजा करते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। बाबा, क्या हम थोड़ी देर के लिए बैठकर यहाँ पूजा देख सकते हैं? चंदू, तुम यही रुको। मैं यहाँ पर जो सैनिक है उनसे पूछ कर आता हूँ। प्रणाम भाई साहब, क्या हम महाराज की पूजा यहाँ से देख सकते हैं? मेरे बेटे का बहुत मन है। आप जरूर देखिए, लेकिन दूर से, और पूजा में कोई व्यत्यय ना आए ऐसा ख्याल रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शामू चंदू के पास जाता है और उसे एक जगह खड़ा करके वो पूरी पूजा देखते हैं। चंदू बहुत खुश था क्योंकि उसे पूजा देखने को मिल रही थी। पूजा खत्म होने पर दोनों बाप बेटे अपने घर के लिए निकलते हैं। घर आते वक्त रास्ते में चंदू को कुछ फूल मिलते हैं। चंदू उन्हें तोड़कर अपने पास रखने लगता है। तभी शामू, अरे बेटा चंदू, तुम ये फूल क्यों तोड़ रहे हो? चलो जल्दी जल्दी, तुम्हारी माँ हमारी राह देख रही होगी। लेने दो ना बाबा, बस हो गया मेरा। जैसे ही चंदू और उसके पिता घर पहुंचते हैं, चंदू अपने घर के पीछे टूटे गिरे हुए झोपड़ी में चला जाता है और वहां शामू ने सुबह लाई हुई मिट्टी से, जैसे महाराज ने राजमहल में शिवजी का शिवलिंग बनवाया था, उसी प्रकार वो उस मिट्टी से टेढ़ा मेढ़ा शिवलिंग बनाता है और अपने साथ लाए हुए फूल उन पर रखकर मिट्टी को ही धूप दीप बनाकर बहुत ही लगन से प्रार्थना करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी चंदू की माँ इंदू उसे बुलाने के लिए आती है। चंदू बेटा, खाना खाने चलो। सुबह से तुम अपने बाबा के साथ राजमहल गए हुए थे, भूख नहीं लगी क्या? चलो बेटा, घर के अंदर चलो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना खाना, मैं बाद में खा लूंगा। तुम्हारा तो हर रोज का नाटक है। जब भी खाना खाने बुलाओ तो तुम कभी नहीं आते। बाद में खा लूंगा, बाद में खा लूंगा। करो, तुम्हें जो करना है करो। ऐसा कहकर इंदू चंदू की पूजा अस्त व्यस्त कर देती है। चंदू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसकी माँ गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी अचानक वहां पर रोशनी दिखाई देती है और वो टूटी झोपड़ी एक बहुत खूबसूरत मंदिर बन जाती है। रोना बंद करो चंदू, आज तक मुझे किसी ने इतना सुंदर रूप नहीं दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी माँ ने यहाँ पर मेरी पूजा अस्त व्यस्त कर दी थी, तो आप उन्हें माफ कर दीजिए भगवान। चंदू, मैंने तुम्हारी माता को कब का माफ कर दिया है। तुम्हारी लगन को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटे। मेरे माँ बाबा आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। चंदू वहां से भागकर अपने माता पिता के पास आने लगता है। वो देखता है कि उसका पूरा घर एक राजमहल से कम नहीं और उसके माता पिता राजा रानी से कम नहीं। माँ, बाबा, कहाँ हो आप? मेरे साथ तो चलिए। चंदू अपने माँ बाबा के साथ उस खूबसूरत से मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और तीनों मिलकर उस अलौकिक मूर्ति को प्रणाम करते हैं और उसका धन्यवाद भी करते हैं। आज से इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यहाँ के लोग एक दूसरे से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। चोरी लूटमारी नहीं होगी। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। चंदू यहाँ का नया राजा बनेगा और सबके दुख दर्द दूर करेगा। यहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा जाएगी। उस दिन से चंदू बहुत ही प्यार से भक्ति भाव से उस मूर्ति की पूजा करता है। इतना ही नहीं तो गांव का हर एक इंसान वह पूजा करने आता है। चंदू बड़ा होकर वहाँ का बहुत ज्ञानी राजा बन जाता है और अपनी प्रजा की रक्षा करता है, निष्पाप भाव से न्याय करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पूजा हो या कोई भी काम हो,
उसे भक्तिभाव से करो, निष्पक्ष होकर करो, उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही निकलेगा। सुंदरपुर गांव में आनंद आश्रम नाम का एक अनाथ आश्रम था। उस आश्रम में अनाथ बच्चों की परवरिश हुआ करती थी। उनके आश्रम में एक रेवा नाम की समझदार और जिज्ञासु लड़की थी। वो अब 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। रेवा पढ़ाई मन लगाकर किया करती थी। इसी वजह से वो हमेशा अव्वल नंबर से पास हुआ करती थी। उस आश्रम के हेडमास्टर पाटिल सर उनकी वो खास शिष्या थी। उसके मन में हमेशा बहुत सारे सवाल रहा करते थे और उसके उत्तर पाने के लिए वो हमेशा पाटिल सर के पास जाया करती थी और पाटिल सर भी उसकी हर समस्या का अच्छी तरह से समाधान निकाला करते थे। एक दिन रेवा पाटिल सर के पास जाकर, मैं आई कम इन सर? हाँ आओ रेवा, क्या काम है? सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। किस विषय के बारे में तुम मुझसे सवाल पूछना चाहती हो? सर आज मुझे कंप्यूटर के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छा, मगर रेवा मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। हाँ, मगर तुम मेरा ये कंप्यूटर यूज कर सकती हो और अपने सवालों के जवाब पा सकती हो। ये अच्छा विचार है सर। मैं अब भी मेरे सवालों के जवाब ढूंढती हूँ। तुम अपने सवालों का जवाब ढूंढो, मैं आश्रम में जाकर आता हूँ। जी सर। ऐसा कहकर पाटिल सर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेवा कंप्यूटर पर बैठकर अपने मन में आए हुए सवाल कंप्यूटर में टाइप करके उन सवालों के जवाब ढूंढती है और काम हो जाने पर कंप्यूटर शटडाउन करके चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। रेवा अब कॉलेज में जाने लगती है। वो आश्रम से ही कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी पाटिल सर ने उसे आवाज दी। रेवा इधर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बोलिए सर, क्या काम था? रेवा मुझे ये चेक बैंक में जमा करवाना था। क्या तुम जाते जाते ये चेक बैंक में जमा करवा दोगी? हाँ सर, मैं अब भी बैंक में जाकर ये चेक जमा करवा देती हूँ। ठीक है, ये लो चेक। ऐसा कहकर पाटिल सर रेवा को चेक दे देते हैं। रेवा अब चेक लेकर बैंक में चली जाती है। बैंक में जाकर रेवा चेक जमा करवा देती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। रेवा रास्ते से चल रही थी, तभी उसके सामने एक सूट पहना हुआ आदमी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठने जाता है और तभी उसके पैंट के जेब से वॉलेट नीचे गिर जाता है। वॉलेट नीचे गिरते ही रेवा की नजर उस वॉलेट पर पड़ती है। तभी रेवा उस वॉलेट को उठाकर उस गाड़ी के पीछे भागती है, मगर गाड़ी बहुत आगे निकल जाती है। रेवा अब वही खड़ी रहकर उस वॉलेट में देखती है तो उसमें एक कंपनी का एड्रेस वाला एक कार्ड दिखाई देता है। उसके साथ उसमें कुछ पैसे भी थे। तभी रेवा बस से उस ऑफिस के एड्रेस पर चली जाती है। वो ऑफिस देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो बहुत बड़ा ऑफिस होता है और उसमें रेवा को जाने की परमिशन भी नहीं होती। तभी रेवा उस गार्ड से, मुझे आपके सर से कुछ काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप पहले बताइए आपको किससे मिलना है? अरे भैया, मुझे ही नहीं पता है कि मुझे किससे मिलना है। ये जिस सर का वॉलेट गिरा है उनके वॉलेट में से मुझे ये ऑफिस का एड्रेस मिला, इसीलिए मैं यहाँ आई। दिखाइए मुझे, कोई फोटो तो होगा ना? हाँ है, ये देखिए। ऐसा कहकर रेवा उस गार्ड को वो वॉलेट दिखाती है। गार्ड वो वॉलेट देखते ही उसे समझ में आ जाता है ये वॉलेट उसके मालिक का है। तभी गार्ड, आप ऊपर जाकर उनसे मिल सकती है, ये माधव सर का वॉलेट है। जी धन्यवाद। ऐसा कहकर रेवा ऑफिस में चली जाती है। वहाँ जाते ही रेवा रिसेप्शनिस्ट को बताती है, मुझे माधव सर से मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ? जी थोड़ी देर के बाद आप मिल सकती हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। जी तब तक मैं उनका यहाँ इंतजार करती हूँ। जी आप यहाँ बैठिए। ऐसा कहकर रेवा ऑफिस में पेपर पढ़ने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट रेवा को आवाज देती है, रेवा अब सर आपसे मिल सकते हैं, जाइए। जी। ऐसा कहकर रेवा केबिन के अंदर चली जाती है। तभी रेवा को सामने वही आदमी दिखाई देता है जो गाड़ी में बैठकर गया था। रेवा उनके सामने खड़ी हो जाती है और माधव सर से, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। सर आपका ये वॉलेट गाड़ी में बैठते समय नीचे गिर गया था। मैंने इसे उठाकर देखा तो वॉलेट में मुझे ऑफिस का एड्रेस मिला, इसीलिए मैं ये वॉलेट लेकर यहाँ आ गई। अरे मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा वॉलेट नीचे गिर गया है। ये लीजिए सर आपका वॉलेट, इसमें 4440 रुपए है, जो कि जैसे आपने रखे थे वैसे ही है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेवा है। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं अब चलती हूँ। तुम कॉलेज में जाती हो? हाँ सर, मैं अब चलती हूँ। मुझे कॉलेज में जाकर आश्रम भी जाना है।
तुम कहाँ रहती हो बेटा? मैं आनंद आश्रम में रहती हूँ। हाँ, अब तुम जा सकती हो। रेवा ऐसा कहकर ऑफिस के बाहर निकल के कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज में जाकर रेवा अपने लेक्चर अटेंड करती है। सारे लेक्चर होने के बाद रेवा आश्रम में चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रेवा का कॉलेज अच्छी तरह से चल रहा था, मगर आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें 18 साल के बाद थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना जीवन खुद ही व्यतीत करना पड़ता था। अब रेवा को भी जॉब की जरूरत थी, इसीलिए वो कॉलेज में जाती तभी उसे जो भी समय मिलता उसमें वो पेपर में ऐड देखा करती थी। उसने 2-3 जगह पे इंटरव्यू भी दिया था, मगर उम्र कम होने की वजह से उसे कोई जॉब ही नहीं मिला करती थी। एक दिन आनंद आश्रम में वार्षिक कार्यक्रम था और उसमें जो भी विद्यार्थी अव्वल आए थे उनका सत्कार किया जाने वाला था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माधव सर थे। ये देख रेवा बहुत खुश हो जाती है। अब उनके हाथों से सारे विद्यार्थियों को गौरवित किया जाता है। 12वीं कक्षा में अव्वल नंबर से पास होने वाली रेवा का नंबर आता है। उसका भी माधव सर के हाथों से सत्कार होता है। पाटिल सर और माधव सर कुछ बात करते हैं और माधव सर पाटिल सर के हाथ में एक लेटर देके चले जाते हैं। अब पाटिल सर कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद रेवा को बुलाते हैं। रेवा, इधर आओ। जी सर, आपने बुलाया? ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हें कल से माधव सर के कंपनी में ज्वाइन होना है। मगर मुझे तो कोई काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना कि मैंने कभी किसी कंपनी में जॉब किया है। माधव सर ने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी देखकर जॉब दिया है। बाकी का ऑफिस का काम तुम खुद ही सीख लेना। हाँ सर, मैं सीख लूंगी और उसमें भी आपका और हमारे आश्रम का नाम रोशन करूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रेवा। तुम मेरा और आश्रम का नाम जरूर रोशन करोगी। धन्यवाद सर। ऐसा कहकर रेवा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर सोने चली जाती है। अगले दिन रेवा सुबह जल्दी अपने सारे काम करके ऑफिस के लिए निकल जाती है और ऑफिस में जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है। तभी उसे सीधे माधव सर के कैबिन में भेजा जाता है। अब रेवा कैबिन में जाकर, मैं आई कम इन सर? अरे आओ रेवा, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज से तुम इस ऑफिस में काम करोगी और तुम्हारा जो भी काम होगा वो तुम्हें समझाया जाएगा। जी सर, मगर मेरा काम क्या है? तुम्हें हमारे ऑफिस के सारे क्लाइंट के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। उनको समय पे माल मिला है या नहीं, ये सब बातें तुम्हें देखनी होगी और बाकी के काम तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। जी सर। अब तुम जा सकती हो। तुम आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लो। जी सर। ऐसा कहकर रेवा केबिन से बाहर आ जाती है। तभी एक एम्प्लॉई आकर रेवा को उसकी काम की जगह बता देती है और उसे थोड़ा बहुत काम समझा देती है। ये सब देख रेवा बहुत खुश हो जाती है और शाम को जब काम खत्म हो जाने के बाद घर जाने निकलती है तभी उसे माधव सर दिखाई देते हैं। रेवा माधव सर से, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? सर मुझे ना कोई काम का एक्सपीरियंस है, ना मुझे कोई काम आता है। उसके बावजूद आपने मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब दिया। रेवा, मैंने तुम्हें तुम्हारा काम देखकर नहीं तो तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें ये जॉब दिया है और इस कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बड़ी लगन और निष्ठा से काम करते हैं। मैंने वो सारे गुण तुम में देखे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ जॉब दिया है। धन्यवाद सर। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। जी सर। ऐसा कहकर माधव सर अपने घर चले जाते हैं और रेवा भी अपने आश्रम चली जाती है। ये सब बात वो आश्रम आकर पाटिल सर को बताती है। तभी पाटिल सर बहुत खुश हो जाते हैं और रेवा को बहुत आशीर्वाद देते हैं और उसके काम के लिए बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। अब रेवा अपने ऑफिस का काम संभालकर कॉलेज भी जाया करती थी। रेवा धीरे धीरे सारे काम सीख रही थी और साथ में रात के स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रेवा को इतनी कम उम्र में जॉब उसकी ईमानदारी की वजह से मिली थी। अब रेवा उसका काम बड़ी लगन से किया करती थी और आज जैसे उसको उसकी ईमानदारी का इनाम ही मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपना काम ईमानदारी, लगन और जिज्ञासा से करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जबलपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो हमेशा काम में व्यस्त रहा करता था। उसके घर में उसकी बेटी सुमति रहा करती थी। सुमति जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। मोहन काम की वजह से अपने
अपनी बेटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया। एक दिन मोहन ने सुजाता नाम की औरत से शादी कर ली। सुजाता दिखने में बड़ी खूबसूरत और बड़ी विनम्र स्वभाव की थी। मोहन सुजाता से शादी करके उसे घर लेकर आया। इधर उसकी बेटी सुमति बड़ी खुश हो गई थी कि उसके घर में उसके साथ नई माँ आ गई थी। उसी दिन मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल और इस घर के लिए की है। तुम्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सुमति की अच्छी देखभाल करूंगी और इस घर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। सुजाता अब गर्भवती रहती है, फिर भी सुजाता का सुमति के प्रति बर्ताव अच्छा रहता है। अब कुछ दिनों बाद सुजाता एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसकी देखरेख में सुजाता का पूरा दिन निकल जाता है। अब सुजाता का स्वभाव भी बहुत बदल गया था। वो सुमति को उसके बच्चे के पास आने नहीं देती थी और सुमति से सारे काम करवाती थी। एक दिन सुजाता सुमति से, सुमति कहाँ मर गई? मेरे लिए जरा पानी लाओ। माँ, मैं बाहर आंगन में थोड़ा काम कर रही थी। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे माँ, मैं अब भी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजाता सुमति को पानी लाने भेज देती है। सुमति सुजाता के सारे काम किया करती थी और घर का भी सारा काम किया करती थी। फिर भी सुजाता उसे ढेर सारे काम बता दिया करती थी। दूसरे दिन सुजाता, अरे सुमति जरा जल्दी उठा करो, घर के सारे काम पड़े रहते हैं, फिर सब काम करने के लिए देर हो जाती है और छोटू छोटा होने के कारण मैं कोई काम नहीं कर सकती। समझी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माँ, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम छोटू का ध्यान रखो, बाकी के सारे काम मैं कर लूंगी। सुजाता सुमति से रसोई का काम भी करवाया करती थी। उसे थोड़ा बहुत काम आता था, मगर पूरा ना आने की वजह से एक दिन सुमति सुजाता से, माँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, क्या आप रोटी बना दोगी? तुम कब सीखोगी? रोटी बनाकर देखोगी तभी तो आएगी ना। ऐसा कहकर सुजाता किचन से बाहर चली जाती है और टीवी देखने बैठ जाती है। घर के सारे काम सुमति किया करती थी। ये देख उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी नजर उसके पति मोहन के अलमारी पर गई। क्या होगा इस अलमारी में? इन्होंने कभी मुझे दिखाया नहीं, मैं अभी खोलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर सुजाता अलमारी खोलने चली जाती है। तभी सुमति उसे अलमारी खोलते हुए देख लेती है। तभी सुमति मन में, माँ क्या कर रही है अलमारी के पास? पिताजी ने माँ को मना किया है अलमारी खोलने के लिए। कुछ काम होगा शायद। ऐसा सोचकर सुमति अपना काम करने लगती है। तभी सुजाता अलमारी खोलकर उसमें देखने लगती है तो उसे उसमें एक बड़ा बक्सा दिखाई देता है। सुजाता उसे खोलकर देखती है तो उसे उसमें ढेर सारे जेवर दिखाई देते हैं। सुजाता मन में, इतने सारे जेवर है और अब तक इन्होंने मुझे ये जेवर नहीं दिए, ये सब मेरे जेवर है। ऐसा मन में सोच सुजाता उसमें से कुछ जेवर खुद को पहनने के लिए निकालती है। तभी थोड़ी ही देर में मोहन घर पर आ जाता है और उसे अलमारी में रखे जेवर सुजाता के बदन पर दिखाई देते हैं। तभी मोहन सुजाता से, सुजाता, ये गहने कहाँ से मिले तुमको? अजी ये अलमारी में रखे थे तो मैंने पहन लिए, ये सब मेरा ही तो है ना। अरे सुजाता, मैंने वो गहने सुमति के लिए रखे थे, तुम्हें मैं दूसरे बनवा दूंगा, ठीक है? अब के लिए तुम इसे निकाल के रख दो। सुजाता को ये सब बातें सुन बहुत दुख होता है और वो गुस्से से गहने निकालकर मोहन के हाथों में दे देती है और गुस्से से कमरे में चली जाती है। ये सब देख मोहन बड़ी चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब मुझे सुजाता के लिए पहले गहने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऐसा सोचकर मोहन घर से बाहर सोनार की दुकान पर कुछ गहने बनवाने के लिए चला जाता है और सुजाता के लिए वैसे ही गहने बनवाता है। और थोड़ी देर में घर आकर मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही गहने बनवाने के लिए कहा है। मुझे नहीं चाहिए नए गहने, आप मत बनवाइए मेरे लिए नए गहने। मैं हूँ कौन इस घर की? ऐसा मत कहो सुजाता, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मेरी पत्नी भी, तो इस अधिकार से ये सब तुम्हारा ही तो हुआ। फिर मुझे वही पुराने गहने चाहिए जो आपके पहले पत्नी के हैं। अब मोहन उसकी बातें सुन चुप हो गया। उसने मन ही मन वो सारे गहने सुजाता को देने का तय कर लिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो गहने चाहिए ना, तुम रख लो, नए गहने में सुमति के लिए रखवा दूंगा। हाँ ठीक है।
ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से काम करने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सुजाता अब आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी और सुमति घर के सारे काम किया करती थी। अब सुमति बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की उम्र हो जाने के कारण मोहन ने उसकी शादी एक अच्छे घर में कर दी। अब सुमति अपने ससुराल चली गई थी। इधर कुछ दिनों में मोहन को बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ना पड़ा और उसी में ही उसकी मौत हो गई। अब सुजाता घर की मालकिन हो गई थी। वो नौकरों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। उसका बेटा अशोक भी अब बड़ा हो गया था। अब उसकी भी शादी सुजाता ने करवा दी थी। एक दिन अशोक सुजाता से, माँ, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुझे रुपए क्यों चाहिए अशोक? माँ, मुझे कुछ काम है इसलिए चाहिए। हर बार आपसे पूछकर रुपए लिया करूँ क्या? अरे नहीं मेरे बच्चे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये सब तेरा ही तो है, मगर मेरी कुछ बातें सुन लिया कर। तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। अरे माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। मुझे मेरा समझ में आता है, मुझे मत बताओ। ऐसा कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अशोक के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं किया करता था। अशोक ने कुछ दिनों बाद पिता के पैसों से दूसरे गांव में अपना मकान खरीद लिया और दूसरे गांव में रहने चला गया। अब सुजाता की हालत बहुत खराब थी। उसका बेटा अशोक उसे अकेला छोड़कर दूसरे गांव चला गया था और अब सुजाता बुढ़ापे के कारण थक गई थी। उसके पास कोई ना होने के कारण उसे अकेलापन खाया करता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मगर उसके पास कोई ना होने के कारण वो अकेली बिस्तर पर पड़ी आराम कर रही थी। तभी उसे सुमति की याद आ गई और वो मन ही मन सोचने लगती है, मैंने सुमति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। उसके दूसरे दिन सुमति को उसकी माँ की याद आती है तो वो उसे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तभी सुमति देखती है कि सुजाता बाहर कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये देख सुमति सुजाता से, अरे माँ, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम ऐसे लेटी हुई क्यों हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बेटी सुमति, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो सुमति। माँ, मुझसे माफी मत मांगो। तुम सिर्फ ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सुमति सुजाता के लिए खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुजाता फिर से मन ही मन सोचने लगती है, जो जिंदगी भर मेरी आंखों को खटकी, आज वही आकर मेरी सेवा करके गई। और जिसको मैंने अपनाया वो मेरी चिंता तक नहीं करता। आज से मैं मेरी बेटी की चिंता करूंगी। ऐसा मन ही मन सोचकर सुजाता बहुत उदास हो जाती है और मन में ठान लेती है कि आगे की जिंदगी वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिएगी। उसका लालच उसके दुख का कारण बन गया था। अब सुजाता कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है और हमेशा कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है।